जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए झारखंड महिला सुपरवाइजर यानी कि झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए दोस्तों आप लोग को इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि जीके के लिए यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए आप लोग को लेके आए हैं। ठीक है, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, और आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है और कुछ आप लोग करंट अफेयर का जिस तरह का आप लोग को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो में भी आप लोग बताएंगे और बहुत से जितने भी आप लोग क्लास कंडक्ट करवाते हैं वो सभी में बताएंगे कौन सा चैप्टर आप लोग इम्पोर्टेंट है नहीं है। ठीक है, आप लोग जो जो चैप्टर बताते हैं सिर्फ आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग का 20 में आप लोग का 18 तो एकदम फिक्स है ना। 18 क्वेश्चन आप लोग इजीली सही कर सकते हैं। ठीक है, कितना 18 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जीके में कोई भी फुल मार्क्स नहीं ला सकता है। ठीक है, आज तक कोई भी नहीं लाया ना कभी ला पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा भी जीके में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर रहे झारखंड महिला सुपरवाइजर में, तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम तक सिर्फ बने रहना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो पीसो किस देश की मुद्रा है? देखिए मुद्रा से आप लोग एक क्वेश्चन फिक्स ही आप लोग देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मुद्रा से जो भी इम्पोर्टेंट देश है उस सब का एक वीडियो आप लोग को बता देंगे, हम बना देंगे। ठीक है, जिसमें से विभिन्न देशों की मुद्रा रहेगा। ठीक है, एकदम इम्पोर्टेंट जो कि आप लोग को एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आज का क्वेश्चन है पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया की है कि मैक्सिको की कि जापान की कि इटली की? तो पीसो आप लोग को मैक्सिको की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की मुद्रा है? मैक्सिको की। ठीक है, जिसको मैक्सिकन पीसो कहा जाता है। जबकि दक्षिण कोरिया की दक्षिण कोरियन वान है ना। दक्षिण कोरिया का मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियन है। इटली का यूरो है। ठीक है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इटली का यूरो तथा जापान का येन। ठीक है, देखिए ये सब बहुत सारे एग्जामिनेशन आप लोगों को पूछा गया है ना। और आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन में भी आप लोग इसी तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। और झारखंड के जितने भी एग्जामिनेशन हुए सभी का जीके का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे बताने का काम करेंगे, है ना। जैसे इसी कंडक्ट करवा रहे हैं कि यानी कि डेफिनेटली आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा, है ना। और आप लोग को आइडिया हो जाएगा किस तरह क्वेश्चन आने वाला है एग्जामिनेशन में और नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए सेकेंड नंबर की बात करते हैं। सेकेंड नंबर में है आप लोग की भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए, चीन है, नेपाल है कि पाकिस्तान है कि भूटान है? तो देखिए भारत की यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है वो है नेपाल। नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश है। हम लोग कुछ इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की भीम प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला मतलब विदेश का पहला देश बन गया है नेपाल, है ना। जैसा कि आप सभी को बता दिए, इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो डिजिटल बनाने में मदद मिलेगा। ठीक है, यूपीआई में देखिए अभी भारत में ही अभी यूपीआई लागू हो गया, तो आप लोग किसी तरह का लेन देन करने में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में असुविधा नहीं होता। सुविधा हो गया, बहुत सारे सुविधा हो गया। लेकिन देखिए कहा जाता है ना, जिसका फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। अभी बहुत सारा फ्रॉड किया जा रहा है, तो वो सबसे भी आप लोग को बचने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ रहे उसका नेगेटिव पॉजिटिव रहता ही है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता? देखिए आप लोग इस तरह का करंट अफेयर क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, नाटू नाटू, पसूरी, मरेंगे तो वही जाकर, कला कथा। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा नाटू नाटू, है ना। इनकी ए नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नाटू नाटू ये आप लोग का फिल्म है, गीत है, उसको मिला है। ठीक है, क्या मिला है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? बताइए, भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? श्रीलंका, जापान, नेपाल, बांग्लादेश।
तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत मैत्री पाइपलाइन के द्वारा बांग्लादेश को क्या करेगा, डीजल आपूर्ति उपलब्ध करवाएगा, है ना। देखिए स्थलीय सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से ही लगा है भारत का, है ना। देखिए इसका कुछ हम लोग जान लेते हैं भारत मैत्री पाइपलाइन के बारे में। तो भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जून 2023 में इसका क्या बोलते हैं, प्रायोगिक आधार पर बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगी। यानी कि दोस्तों ये जून से आप लोग को स्टार्ट हो गया है। इसके लिए दोस्तों 131 किलोमीटर की पाइपलाइन में से अभी तक 126.5 किलोमीटर बांग्लादेश में है, ठीक है। जो ये आप लोग का भारत मैत्री पाइपलाइन है, इसमें टोटल है 131.5 किलोमीटर, जिसमें से 126.5 किलोमीटर आप लोग का सिर्फ बांग्लादेश में ही रहेगा। बाद बाकी 5 किलोमीटर पाइपलाइन भारत में निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मिति किस राज्य की भाषा है। देखिए भाषा से आप लोग का एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही, तो बोलिए मिति किस राज्य की भाषा है, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इस प्रश्न के आंसर हो जाएगा आप लोग का मणिपुर, ठीक है। मिति जो है ये आप लोग का मणिपुर की एक भाषा है ना। नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। बताइए भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, उत्तराखंड में, मणिपुर में, मिजोरम में या फिर असम में। तो दोस्तों ये आप लोग को उत्तराखंड में किया जा रहा है, राइट। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है ना। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करते हैं तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। आप लोग को राजधानी से भी एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाला है, तो राजधानी भारत का पूरा याद कर लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में बना होगा, उस देश के मुद्रा हो गया, उसका राजभाषा हो गया, राष्ट्र खेल हो गया, उसका राजधानी हो गया, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ी थी, सिंधु के किनारे में कि झेलम के किनारे में कि पानीपत में कि तराइन में। तो कहाँ लड़े थे ये, झेलम के किनारे में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर और पोरस जो थे वो झेलम नदी के किनारे पे युद्ध लड़े थे, जिसमें पोरस जो था वो हार हुआ था, किंतु पोरस की बहादुरी से प्रेरित होकर सिकंदर ने पोरस को उसका राज्य वापस कर दिया था ना, तथा उससे दोस्ती कर लिया था। और बाद में वो दोनों ने पोरस और सिकंदर ने लास्ट में दोस्ती कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर में है सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई। बताइए सल्तनत काल में आप लोग को किस कला की उन्नति का सबसे अधिक विकास हुआ, चित्रकला की, स्थापत्य कला की, नृत्य कला की या फिर संगीत कला की। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा स्थापत्य कला की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सल्तनत काल में भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में सर्वाधिक उन्नति हुआ, जैसा कि आप सभी को बताएं। इस काल में विकसित स्थापत्य कला भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का एकदम क्या बोलते हैं मिश्रण था, है ना, जिसके कारण स्थापत्य कला की शैली को इंडो इस्लामी शैली कहा जाता है। सल्तनत काल की प्रमुख इमारतें जैसे आप लोग कुवत उल इस्लाम मस्जिद हो गया, अलाउद्दीन का छोपड़ा, आप लोग का कुतुब मीनार भी हो गया, आप लोग अलाई दरवाज़ा, सुल्तानगढ़ी तथा बलबन का मकबरा, ये सब है, ये सब सल्तनत काल का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। बाजीराव प्रथम को, बाजीराव द्वितीय को, बालाजी बाजीराव को या फिर बालाजी विश्वनाथ को। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि बाजीराव प्रथम को कहा जाता था, राइट। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बताइए अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विनायक दामोदर सावरकर ने या फिर बिपिन चंद्र पाल जी ने। तो किसने किया था, ये विनायक दामोदर सावरकर ने,
है ना। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने। सी नंबर ऑप्शन हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए, ये अभिनव भारत की स्थापना आप लोग विनायक दामोदर सावरकर यानी कि BD सावरकर ने किया था, और इसके द्वारा ही 1899 ईस्वी में मित्र मेला में ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। इसका शाखा था जैसे आप लोगों में महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था। अभिनव भारत का स्थापना कहाँ किया गया था, यानी कि इसका ब्रांच कहाँ खोला गया था? महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए, सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को किया जाता है, ठीक है। सोया स्टेट किसको कहा जाता है? मरुस्थल को ही, है ना। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ दोस्तों? तो ये आप लोग का भोपाल। नेक्स्ट, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? बताइए, 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग को छांट के बताना है कि पाकिस्तान नाम किसने मतलब बताया। मोहम्मद अली जिन्ना ने, फजलुल हक ने, लियाकत अली खान ने, या फिर चौधरी रहमत अली ने? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का डी नंबर यानी कि चौधरी रहमत अली जी ने पाकिस्तान नाम को गढ़ा था, ठीक है। हम लोग को कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे चौधरी रहमत अली ने 1913 ईस्वी में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1913 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम नो और नेवर आर वी टू लीव और फेरिस फाइबर नाम से वितरित अपने पेम्पलेट में किया था, ठीक है। कौन किया था? चौधरी रहमत अली ने। कहाँ पे? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, है ना। कब? 1933 ईस्वी में। देखिए, और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग करी। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो लाहौर के अधिवेशन में। कब? जब 1940 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कला की बंगाल शैली अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, बिस्सी सान्याल, यामिनी रॉय, अविंद्रनाथ ठाकुर? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर जी, राइट। डी नंबर ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत के किस स्थान में? बताइए, कुल देशों के हिसाब से भारत विश्व के बड़े देशों में से कौन सा स्थान भारत को प्राप्त होता है? बताइए, 7वां, 6ठा, 5वां, 4था? तो भारत को कहाँ प्राप्त होता है? 7वां स्थान, ठीक है। कहाँ दोस्तों? 7वां स्थान, ठीक है। देखिए, कुल क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत का दूसरा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान की बात करते तो ये हमारा क्या बोलते हैं पड़ोसी देश चाइना, ठीक है। कौन है दोस्तों? चाइना है ना। और क्षेत्रफल में विश्व में सबसे बड़े देशों की बात करते हैं तो आप लोग का सबसे पहला रूस होगा, ठीक है। उसके बाद कनाडा होगा, उसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको सबसे बड़े देशों में सबसे पहला स्थान रूस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए। इसमें कौन सा अलग है उसको आप लोग को पता लगे। इस तरह का आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप लोग गलत करें, है ना। इसी तरह का आप लोग बीच बीच में दिया जाएगा। 99% प्रश्न मतलब स्टूडेंट इस प्रश्न को गलत कर देंगे। बताइए क्या होगा? डेल्टा होगा, बोल्सोन होगा, चाप झील होगा, विसर्पण होगा। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा बोल्सोन, ठीक है। अब कैसे होगा तो उसको बता रहे हैं हम। देखिए, डेल्टा हो गया, आपका चाप झील हो गया, विसर्पण हो गया, है ना। ये सब क्या है? मैदानी भागों से संबंधित है। जबकि आपको बोल्सन हो गया, ठीक है, बोल्सन हो गया, ये आप लोग का मरुस्थलीय क्षेत्र से। मैदानी भाग से आप लोग डेल्टा, चाप झील, विसर्पण, और बोल्सन हो गया आप लोग का मरुस्थलीय भूमि से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? बताइए, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी? तो
तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है आप लोग का नर्मदा नदी। कौन नदी दोस्तों, नर्मदा नदी, है ना। देखिए भारत में नर्मदा ही नदी नहीं बल्कि आप लोग का ताप्ती नदी हो गया, दामोदर नदी हो गया, ये सब अब विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। इसमें से आप लोग का देखिए कृषि एक चैप्टर है, इससे आप लोग का कोई सा भी एग्जामिनेशन होगा जहाँ पे जीके पूछा जाएगा वहाँ से आप लोग एक क्वेश्चन कृषि से आप लोग को पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो कृषि चैप्टर को आप लोग पढ़ लेना है। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक में अगर आप लोग चाहिएगा तो उसके लिए आप लोग को लेक्चर यानी कि वीडियो बना दिया जाएगा। तो जो भी आप लोग को टॉपिक चाहिए उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए, और जो भी आप लोग को शिकायत या कमजोरी या जो भी आप लोग का इच्छा होगा उसको आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि उसका मैं हल निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो भी समस्या रहे उसको आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए समस्या रहेगा किसी को बताइएगा तभी वो उसका समाधान हो पाएगा, मन में रखिएगा तो कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग को भी इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। चाय नहीं है कि कहवा कि रबड़ की ईख, तो आप सभी का डी नंबर है, ईख। ठीक है, ये रोपण फसल नहीं है। बाद बाकी चाय हो गया, रबड़ हो गया, कहवा, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। ऐसे पदार्थ का नाम बताना है कि उड़ीसा की बादाम पहाड़ में उसका निकाला जा रहा है, यानी कि कोड़ के खनन किया जा रहा है। डोलोमाइट, बॉक्साइट, एयूराइट, हेमेटाइट। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को डी नंबर हो जाएगा, हेमेटाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है, एक लो अयस्क है ना, इस बात को भी आप लोग को ध्यान दीजिएगा। हेमेटाइट एक लो अयस्क है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें से आप लोग का बताना है नवीकरणीय ऊर्जा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं। आप लोग इसको 9 क्लास के एनसीईआरटी बुक में पढ़े होंगे। बताइए इसमें तो आप लोग को छाना नवीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है। पवन ऊर्जा नहीं है कि भूतापीय ऊर्जा नहीं है कि जीवाश्म ऊर्जा नहीं है कि सौर ऊर्जा नहीं। तो आप लोग सबसे पहले बता देना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, तो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसको दोबारा प्रयोग करके उसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पुनः चक्रण एक प्रकार कह सकते हैं, है ना। उसको पुनः चक्रण यानी कि फिर से दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें से आप लोग बताइए। देखिए पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा को यानी हवा को बार बार से हम लोग पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म में भी हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से भी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऊर्जा है ना। भूतापीय ऊर्जा यानी कि कोयला, देखिए कोयला कभी भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है ना, बाद बाकी आपको सौर हो गया, जीवाश्म हो गया, पवन, ये सब कभी समाप्त नहीं हो सकता है ना। यानी नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, और अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं अनवीकरण उसे कहते हैं जो समाप्त हो सकता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आप लोग आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारक अंग नहीं है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। तो बताइए आर्थिक सुधारक अंग कौन सा नहीं है, तो ये आप लोग केंद्रीकरण जो कि नहीं है। बाद बाकी उदारीकरण हो गया, भूमंडलीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, ये सब आर्थिक सुधारों को अंग है। हाँ, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, हम आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मांग पैदा करने के लिए क्या ज़रूरत है, उत्पादन की, दाम की, आय की या फिर आयात की। तो दोस्तों ये आप लोग आय की ज़रूरत है ना। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मांग पैदा करने की आय सबसे ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आय ही नहीं रहेगा तो मांग कहाँ से पैदा करेंगे, हम सामान कहाँ से बनाएंगे, नहीं बना सकते। क्योंकि आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है ना। आपका पास पैसे नहीं रहेगा तो आप कोई चीज़ का मांग कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। यानी आय आप लोग का बहुत ही आवश्यक है। राइट, आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अर्थात आय के बढ़ने घटने पर
मांग भी बढ़ती घटती है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और जो भी टॉपिक आप लोग समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन अप कीजिए। ठीक है, उसको मैं आप लोग उस टॉपिक को बताने का प्रयास करूंगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास ये वीडियो पहुंच सकें। और ये आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर ही नहीं, बल्कि जितने भी एग्जामिनेशन होगी और झारखंड में, और वहाँ से आप लोग का जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग का इस वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और आप लोग का रोज़ 9 बजे अगर आप लोग को क्या बोलते हैं पेपर 2 में हिंदी लिए होंगे झारखंड महिला सुपरवाइजर में, तो उसके लिए आप लोग क्लास चल रहा है, MCQ के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोग CGL का भी तैयारी कर रहे होंगे तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग कल एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप लोग का पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 हिंदी और खोटा का आप लोग को बताएंगे किस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कल आप लोग को नगर पालिका एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन आएगा और आप लोग को मैं बता दूंगा। ठीक है, उससे आइडिया लग जाएगा किस तरह क्वेश्चन आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है, और अभी तक आप लोग जो हर एक जन सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रिक्वेस्ट रहेगा, विनती रहेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही हमारा क्या है, सम्मान है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें मोटिवेट होगा। ठीक है, उससे हम मोटिवेट होंगे और आप लोग के लिए वीडियो अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग को एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं